नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम्हारे एग्जाम में अगर तुम 10th में हो तो 7 नंबर में, और अगर तुम 12th में हो तो 9 नंबर में एक टॉपिक पूछा जाता है जो कि है निबंध। और निबंध के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण। ये जो है निबंध का राजा कहा जाता है। यानी ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिस साल निबंध के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण ना पूछा गया हो। यानी देखा जाए तो आपके एग्जाम में 99% जो है यही निबंध आ रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, हर एक सेट में रखा रहता है, ये मानकर चलो। ठीक है, तो अगर तुम जो है कम समय में अपने 9 नंबर कंफर्म करना चाहते हो तो यहाँ से तुम्हारे अगले 9 मिनट के अंदर तुम्हारे 9 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर तुम अगले 9 मिनट तक इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो तो जो है कमेंट में हैशटैग जो है 9 लिख दो, तुम्हारे 9 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो है एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 निबंध जो है बताते कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध आपको तैयार करना है। ये रही वीडियो, वहां से जाकर आप जो है देख सकते हो कौन कौन से निबंध जो है हमको तैयार करना है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, तो आपको निबंध लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना, आपको इसी तरह बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है। ठीक है, इसी तरह लिखना है। और कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कितने पेज में लिखना है, सब कुछ बताने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप सभी को ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं कभी भी बता सकता हूँ, इसको वीडियो के बीच में भी बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, पूरा वीडियो अंत तक देखना। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको निबंध लिखने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपके पास कोई भी निबंध आ जाए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसकी रूपरेखा बनाओगे। रूपरेखा यानी उसकी हेडिंग्स बनाओगे। यानी अगर तुमको पूछ लिया जाता है बेरोजगारी पर तो तुम बताओगे बेरोजगारी का अर्थ बताओगे, बेरोजगारी के प्रकार बताओगे, बेरोजगारी के कारण और निवारण, इस तरह आप हेडिंग बनाओगे सबसे पहले। उसके बाद एक एक हेडिंग को पकड़कर कुछ ना कुछ पैराग्राफ बनाओगे। इसी तरह हमको यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसकी हेडिंग्स बनाएंगे, यानी हम इसकी रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा कैसे बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना, सबसे पहला प्रस्तावना रहता है और सबसे अंतिम में हमारा रहता है उपसंहार यानी हमारा निष्कर्ष। ठीक है, और बीच में हम क्या लिखते हैं, उसके निबंध के बारे में लिखते हैं जो हमारा टॉपिक दिया होता है। हमें क्या दिया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण। तो हम क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण है क्या, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण यानी पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, हमने जो है सबसे पहले क्या किया, रूपरेखा बना लिया। और मैं अगर बता दूं तुम 10th में हो तो कोई बात नहीं, तुमको 7 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन तब भी तुम रूपरेखा बनाओ। लेकिन जो 12th में है उनको रूपरेखा के अलग से 2 नंबर मिलते हैं, तो अगर तुम रूपरेखा नहीं बनाओगे तो 2 नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। ठीक है, 12th वालों। और अगर तुम 10th में हो तो भैया तुमको मैं तब भी रिकमेंड करूंगा तुम जो है रूपरेखा बना लो, इससे तुमको क्लियर हो जाएगा कि आगे तुमको क्या चीज़ लिखना है। चलिए लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग जो हमारा वो है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या, इसके बारे में बेसिक जानकारी हम बताएंगे। तो क्या बताएंगे, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी ऐसा वातावरण जिसमें कोई हानिकारक तत्व न उपस्थित हो, एक संतुलित वातावरण हो, तभी हम जो है उसमें जीवित रह सकते हैं, तभी हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। ठीक है, और संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यानी संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में होता है। कहने का मतलब ये है, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे वातावरण में जितनी भी गैसें हैं सभी एक निश्चित अनुपात में है। यानी ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद में तुम्हारा ऑक्सीजन 21%, इस तरह और भी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है एक निश्चित अनुपात में है ना। और जब इनका जो है अनुपात बिगड़ जाता है, जब इनका अनुपात बिगड़ जाता है, कभी कभी यह वातावरण का यह संतुलन जब बिगड़ जाता है तो जो है वातावरण दूषित हो जाता है और जो जीवधारी के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, और इसे ही प्रदूषण कहते हैं। यानी अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हमको जीवित रहने के लिए शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है ना। और जब इस वातावरण में कोई हानिकारक तत्व आ जाता है और हानिकारक तत्व आकर जो है वातावरण को दूषित कर देता है तो उसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। चलो अब इसके बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे जिसमें हम बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भैया तो उन लोगों ने जो है पिछली क्लासों में, मतलब छोटी क्लासों में ही पढ़ा होगा भैया, प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। चलो अब इसी को हम तीनों टॉपिक को पकड़कर, यानी इन्हीं 3 हेडिंग्स को पकड़कर हम थोड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में क्या लिखेंगे कि वायुमंडल में मौजूद गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं। जैसा कि मैंने तुमको अभी पहले ही बताया कि वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं एक विशेष अनुपात में रहती हैं, है ना। और इसी तरह सभी अपनी क्रियाएं करती रहती हैं। ऑक्सीजन की अपनी अलग क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी अलग क्रिया, है ना। और सभी जो है एक निश्चित अनुपात में है, यानी नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 1% है। तो इस तरह जो है सभी गैसें निश्चित अनुपात में है ना। और जो है जब मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। कैसे बिगाड़ देता है भैया, पेड़ काट देगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का अनुपात कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, है ना। इस तरह होता है पर्यावरण प्रदूषण।
ठीक है। उसके बाद में क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। यानी जो मिल हैं, कारखाने हैं, इसमें से जो धुआं निकलता है ऊपर, है ना, भट्टे से जो धुआं निकलता है, ये सारे धुएं जो है वातावरण को दूषित कर देते हैं, है ना। और जो है कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड की गैस उत्पन्न होती है और यह गैस जो है वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर पृथ्वी पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बना देती है। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया करती है और गंधक का अम्ल बना देती है और यह नासिका में जलन पैदा करती है। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, कोयला और तेल का भी जलना हमारे लिए हानिकारक है। इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और इससे भी जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला हमारा दूसरा जो हेडिंग रहेगा हमारा क्या रहेगा, जल प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा प्रकार यानी जल प्रदूषण। अब लिखेंगे जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व। देखो भैया, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, और नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, दोनों ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो है जब व्हाट्सअप ग्रुप में जाओगे वहाँ चीज़ें जल्दी मिलती हैं और टेलीग्राम में बाद में। अच्छा, तो हम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप में एक गड़बड़ी है थोड़ी सी। वहाँ पर जब तुम जाओगे उसके पहले जितनी फाइल्स अपलोड हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, मतलब आपको दिखाई नहीं देंगी। अपलोड तो रहेंगी ही, लेकिन टेलीग्राम पर आप जब जाओगे ज्वाइन करोगे उसके पहले की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो भी आपको वहाँ पर दिखाई देंगी, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या लिखेंगे, जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व तो पाए जाते हैं, है ना। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ और जो है गैसें रहती हैं और जल में इन पदार्थों की मात्रा जो है असंतुलित हो जाती है, तब जो है जल हानिकारक हो जाता है और यह जो है हानिकारक होकर नदियों में मिल जाता है ना। कूड़ा कचरा मलमूत्र इसमें जब प्रवाहित कर देते हैं तो इससे जल हमारा प्रदूषित हो जाता है और इसी को हम कहते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, यानी सिंपल सा अर्थ है। अगर मैं जल प्रदूषण को एक लाइन में डिफाइन करूँ तो मैं क्या कहूँगा, जब जल में कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अवांछनीय पदार्थ मतलब हम नहीं चाहते कि जल में मिले, फिर भी जल में मिल जाता है। ठीक है, पर आजकल ऐसा है नहीं, हम खुद जो है जल को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। जैसे हम जल में शव को फेंक रहे हैं ना, जल में कूड़े कचरे को डाल दे रहे हैं, तो इससे जल प्रदूषण हो जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। भैया ये क्या होता है, हमको सिंपल अर्थ में समझा दो भैया। जो आपके परमाणु परीक्षण होते हैं, जो बम का आपका परीक्षण किया जाता है ना कि कोई सा बम कैसे काम करता है, इन सबसे रसायन पैदा होते हैं और ये सब जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, है ना। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी जल वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है ना। जैसे तुमने देखा होगा कि जापान में जो है नागासाकी में जो है वहाँ पर बम गिरा था, उसके बाद जितनी भी पीढ़ियाँ आई हैं सभी जो है वहाँ की विकलांगी लघु पैदा होती हैं। फिर भी देखो जापान में एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है ना कि आज जो है जापान 2050 में जी रहा है ना। चलो, तो परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। ठीक है, और विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं और जहां ठंडे होकर ये जो है संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। समझ में आया? चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग डीजे उजे बजाकर करते ही रहते हो हमेशा अक्सर, है ना। तो अनेक प्रकार के वाहनों, है ना, जैसे क्या हो गया, मोटर कार हो गया, विमान हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के ऊपर से जो धुआं निकलता है ना, ऊपर लगा रहता है ना उससे, और जो है लाउड स्पीकर हो गया, जो डीजे उजे तुम बजाते हो उससे जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो है बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, ह्रास हो जाती है, यानी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। अनिद्रा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और जो है कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है ध्वनि प्रदूषण के कारण, याद रखना, है ना। चलो, अब हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर आखिर नियंत्रण कैसे किया जाए। प्रदूषण कैसे फैल रही है हमने बता दिया आपको, पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैल रहे हैं ये हमने आपको बता दिया। अब चलिए हम बता देते हैं इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। पूरा वीडियो अंत तक दिखना, बस ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट का 1 मिनट का और काम है, इसके बाद जो है हम आपको छुट्टी कर देंगे 9 नंबर के साथ। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण और इसमें हम लिखेंगे कि आखिर हम कैसे पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। यानी हमें खुद भी इसके लिए जागरूक रहना चाहिए और खुद भी जो है हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हमें शव को नहीं फेंकना चाहिए नदियों में, कूड़े कीचड़ को नदी में नहीं फेंकना चाहिए, है ना। और जो है इसके लिए जो है सरकारी स्तरों पर भी काम होना चाहिए, यानी एक से एक नए नियम भी लागू करना चाहिए। और जो है इसके लिए जो है एक भारत सरकार ने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम लागू भी किया है। अभी रुके रहना, मैं भी बताऊंगा कितने पेज में लिखना है, कितने वर्ड में। ठीक है,
इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना, यानी जो आपके कारखाने हैं ना, उनको जो है एक सही स्थान पर लगाना ताकि जो है पर्यावरण प्रदूषण ना हो, ये है इसका प्रमुख उद्देश्य। और औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुचित ढंग से निष्कासन, है ना, ताकि जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित ना कर सकें, ठीक है। और जो है उसका व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। किसको लेना होगा? सरकार को, है ना। बाकी जो हमको हमारा दायित्व है वो हमको लेना होगा, है ना। और जो है वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं और उन्हें और भी कठोर किया जाए, है ना। देखो, रोका गया सरकार के द्वारा कि हरे पेड़ नहीं कटने चाहिए, लेकिन फिर भी कट रहे हैं ना। तो इसको जो है और भी कठोर नियम बनाना चाहिए इस पर। और इसके बाद हम उपसंहार लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। आखिर पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छे एवं स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे, है ना। अगर हम अभी से सजग रहेंगे पर्यावरण के प्रति, अभी से इसकी देखभाल करेंगे, तभी हम भविष्य में अपना सुखमय जीवन जी सकेंगे, ठीक है। नहीं तो हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है रहें भी ना पीढ़ियाँ हमारी, है ना। और आने वाली पीढ़ी प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे, है ना। और हो सकता है अगर हम ऐसा करते हैं, अभी से हम नहीं रोक सकते हैं, तो पता नहीं आने वाली पीढ़ियाँ रहेंगी भी या नहीं, ठीक है। वो तो अलग की बात है। सरकार के साथ साथ हम सभी का यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। ये आपका निबंध तैयार हो गया। कितने पेज में हमने यहाँ पर लिखा? 1 2 3 3.5 पेज में हमने लिख दिया। और इतने ही पेज में जितना मैंने यहाँ पर लिखा है, इतना ही तुमको भी लिखना रहता है 3.5 पेज में, ठीक है। मैंने तुमको बता दिया। वर्ड मत पूछो भाई, वर्ड में बताऊंगा, अभी मैं बोल दूं भैया तुम जो है 300 वर्ड लिख दो, अब जाओ तुम 300 वर्ड एक ही पेज में चिपका कर चले आओ, तो ऐसा नहीं है ना। तुम जो है चाहे जितना बड़ा लिखो, पर जो है कोशिश करो 3.5 पेज, 3 से 3.5, कम से कम 3। और जो है निष्कर्ष तुम लास्ट वाले पेज में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, इस तरह, ठीक है। अब जो है इसको जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूँगा, जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और सभी इसके साथ ही साथ हम सारे निबंध खत्म करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस।